इसमें एक सिमिलैरिटी है ओमकारेश्वर जी, जो आपने बात की, हमने ये इस तरह की विजुअल्स बने बाबू श्रीलंका में भी देखे थे दीपक जी, कि किस तरह से लोग प्रधानमंत्री के आवास में घुस जाते हैं, पार्लियामेंट में घुस जाते हैं। हाँ नहीं, कैपिटल हिल में नहीं, मैं क्या कह रहा था घुस गया, हाँ दैट इज ऑल्सो सेम, बट मैं कह रहा था वहां भी एक फ्रस्ट्रेशन है पॉलिटिकल क्लास के खिलाफ, जो मैंने श्रीलंका में देखा था। घर में घुस गए, फ्रिज से कुछ निकाल दे रहे हैं, फ्रिज से कोई चिकन निकाल रहा है। जैसे भी पाकिस्तान में हमने देखा था कि एक जनरल के घर में घुस गए, कोल्ड ड्रिंक की बोतल ही निकाल के ले गए, कुछ नहीं मिला तो उसके मुर्गे ही ले गए निकाल के, पाकिस्तान में भी देखा था। बट देयर इज अ सिमिलैरिटी इन एक्शन। ये जो कह रहे थे अभी ओमकारेश्वर जी कि वहां पे 32 मिलियन अनएम्प्लॉयमेंट है, कुर्सियां उठा के ले गए, कालीन उठा के ले गए। हाँ, तो यहां भी कुछ ऐसे हो रहा है, कोई किसी के फ्रिज से चिकन खा रहा है, कोई किसी के कपड़े ले जा रहा है, कोई किसी के बेड पे सो के तस्वीर खींच रहा है। बाबू क्या हो रहा है? दीपक जी आ रहा हूं उसके बाद। मैं थोड़ा ओंकार सर ने अभी कहा कि स्मार्ट बांग्लादेश बनाने में चाइना मदद कर रहा है, तो बना दिया स्मार्ट बांग्लादेश, स्क्रीन पे दिख रहा है स्मार्ट बांग्लादेश। पर ये भारत के लिए दिक्कत है। दूसरा, यहाँ पे अगर रेडिकल पावर्स जिनके बारे में आप इतना लिखते हैं, अगर वो उसके बारे में बख्शी सर ने जो कहा, इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। जी, उसके बारे में बख्शी सर ने जो कहा कि मास टेक्सटिंग, फिर क्लास ग्रुप्स तैयार किए जाते हैं, ये बेसिकली क्या है, ये अनकन्वेंशनल वॉरफेयर का तरीका है या नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर का तरीका है, जिसको 5th जनरेशन वॉरफेयर टेक्निक कहते हैं आप। और जो ओंकार सर बोल रहे हैं कि वहां इतनी संख्या एक अनएम्प्लॉयड यूथ की है, तो उनको रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है। और ये बेसिकली प्रोपेगेंडा है जिसका इस्तेमाल एक वेपन की तरह किया जाता है। क्लास ग्रुप्स रेडी हो जाते हैं और लास्ट में कैपिटल हिल भी हो जाता है, श्रीलंका में जो हुआ वो भी हो जाता है, और जो अभी स्क्रीन पे बांग्लादेश में दिख रहा वो भी हो जाता है। मैं क्यों ये कह रहा हूँ सूर्य भाई कि ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि कोई एकदम बेदना है वहां पर और एकाएक लोग आ गए हैं, ये लाया गया है। और सर जो बोल रहे हैं कि सोरोस का हाथ है, हाँ है। वेस्टर्न मीडिया जिस तरीके से दिख रही है, पूरा दिख रहा है कि एजेंडा है साहब उनका, और पूरा एजेंडा दिख रहा है उनका। दूसरा, एक इसमें सिंबॉलिक चीज है कि शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ी जा रही है। इसका मतलब यह है कि शेख मुजीबुर रहमान का जो मॉडल है वो नहीं चाहिए, और शेख मुजीबुर रहमान का मॉडल नहीं चाहिए तो वही मॉडल चाहिए जिसके खिलाफ शेख मुजीबुर रहमान खड़े। वो कौन सा है? वही पुराना मॉडल टेररिज्म का, रेप का है, रेडिकलाइजेशन। बांग्लादेश के स्थानीय महिलाओं के साथ अत्याचार, अनाचार, दुराचार। मेरे को प्रॉब्लम उससे है, कौन सी पावर्स काबिज हो जाएंगी सत्ता पे बांग्लादेश में। दीपक दादा योर व्यू पॉइंट, उनका फ्रेम चला गया है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ दो चीजों, अच्छा आ रहा दो चीजों को और समझना चाहिए हमें। पहली चीज क्या है? पहली चीज ये है कि इस्लामिक कट्टरपंथ, ये जो इस्लामिक कट्टरपंथ की ताकतें हैं ना हमारे आसपास, पाकिस्तान में तो आप जानते हैं किस तरह का है, अफगानिस्तान भी जानते हैं, बांग्लादेश में हम देख रहे हैं कि वहां पर लिबरल, मैं मानता हूं कि बांग्लादेश का समान भी कट्टर होता जा रहा था धीरे धीरे, और कई सारे वेस्टर्न देशों का हो गया। अब आप कह रहे हैं कि यूके के अंदर असाइलम, यूके के अंदर खुद उनके देश में दंगे इस बात से नहीं रुक रहे हैं कि जो अप्रवासी वहां पर इमिग्रेंट्स वहां पर आ रहे हैं, आरोप उन पर यह है कि वो एक मजहब विशेष के होते हैं जिसके चलते वहां के लोकल लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। ये एक फैक्ट है जिसको लगातार वहां के अखबार लिख रहे हैं, वहां का मीडिया बता रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, और इसके लिए दूसरी वो ताकतें, कौन सी ताकतें जिनको लगता है वो लेफ्ट लिबरल है, यहां पे डेमोक्रेसी है, वो सर्टिफिकेट भी वो देंगी। चाइना में वो डेमोक्रेसी नहीं ले पाए, बांग्लादेश जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में सर्टिफिकेट देंगी। अब मैं इसको बिल्कुल अलग मानता हूं कि शेख हसीना वहां चुनाव जीती, 4 बार जीत गई, क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, चुनाव का बाइकआउट हो गया, वो भी इसी केस में हुआ। और देखिए ना, इस तरह की जब नैरेटिव चलता है तो यही वो लेफ्ट लिबरल हैं जो चाइना के अंदर डेमोक्रेसी तो नहीं ला पाए, लेकिन हर दूसरे डेमोक्रेटिक देश में वो डेमोक्रेसी को बचाने का नैरेटिव पूरी दुनिया के अंदर फैलाते हैं। तो इसके अंदर वो इस्लामिक कट्टरपंथी लोग जिम्मेदार हैं, जो बांग्लादेश के अंदर जो रिफॉर्म्स हो रहे थे, जो तरक्की हो रही थी। मैं कम से कम बांग्लादेश को एक ऐसा देश मानता हूं कि जहां पर स्थिति बेहतर थी अन्य देशों की बेहतर थी, लेकिन ये जरा तस्वीरें तो देखिए जनरल साहब। नहीं दीपक दादा, मैं आपकी बात मानूं, बट जनरल साहब सर, ये जो लाइव विजुअल्स हैं, दीज आर फ्रॉम विद इन द प्राइम मिनिस्टर्स कंपाउंड। प्रधानमंत्री शेख हसीना का जो पर्सनल कंपाउंड था, ये सब उसके अंदर, ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि हमने श्रीलंका में देखे थे, जैसे कि हमने पाकिस्तान में देखे थे कि एक पाकिस्तानी जनरल के घर में घुस गए थे, सर चिकन, मुर्गा, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें, यहां से कपड़े ले गए हैं। मतलब मैं क्या क्या बोलूं। तो द सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो बांग्लादेश की नेक्स्ट जनरेशन में है टुवर्ड्स द पॉलिटिकल क्लास, वो दिख रही है। क्या भारत इसको रोक सकता था? क्योंकि मैं ये नहीं मानता कि शेख हसीना ने भारत से मदद नहीं मांगी होगी, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं, अगर ऑफिसर्स बोले तो भी। बात
नहीं, मैं एक चीज ऐश्वर्या कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश की इकोनॉमिक हालात पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालात से कहीं बेहतर अच्छी है। इट इज फार फार बेटर। वो भुखमरी जो कि पाकिस्तान में हम देख रहे हैं वो यहाँ पे नहीं है, राइट? इनके इकोनॉमिक पैरामीटर्स में बांग्लादेश कई में तो भारत से भी आगे है, कई इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स में भारत से आगे है। जो किल्लत हमने श्रीलंका में देखी, जो फटीचर हाल हमने पाकिस्तान में देखे, वो बांग्लादेश में नहीं है। देयर इज जस्ट नो टू क्वेश्चंस अबाउट द सिमिलैरिटी ऑफ द टू कॉन्टेक्स्ट। ये जरूर है कि हमको एक इसका बैकग्राउंड मालूम है कि मैडम को कहा गया, हसीना वाजेद को कहा गया कि अमेरिका को बेच दीजिए वरना, ठीक है, हम चाहते हैं हस्तक्षेप करना बांग्लादेश में, हम मिजोरम मणिपुर में हस्तक्षेप चाहते हैं, एक क्रिश्चियन कुकी लैंड बनाना चाहते हैं वगैरह वगैरह, आप उसमें मदद करिए। जब उन्होंने मना किया तो आज उनको अंजाम भुगतना पड़ा है। पर ये तो अलग लेवल की गुंडागर्दी हो गई सर, हट जाइए कि आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को, और वो भी किस मेजॉरिटी से वो अभी जीत के आई हैं, उनको गिरा दिया। लेकिन मैं ज्यादा डिस्टर्ब हूं जिस तरीके से बंगबंधु की तस्वीरें, बंगबंधु सेंटर, बंगबंधु की मूर्ति पे अटैक हो रहा है, वो दिखा रहा है। बेने बाबू टाइम नहीं है मेरे पास, मैं माफी चाह रहा हूं, किस तरह से उनके सोच पे या जो उन्होंने एक डेवलपमेंट मॉडल पे काम किया था उस पे अटैक है। ओमकारेश्वर जी, आपने कहा ठीक है कई बार न्यूट्रल रहना अच्छा होता है, लेकिन वो मैप के साथ एंड कर रहा हूं कि भारत इस समय किससे घिरा है। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है, श्रीलंका में ऑलरेडी दिक्कत है। दी अदर मैप गरिमा जी, यहां पे ये देखिए, ये जो रेड स्पॉट्स हैं ये भारत के लिए अलार्म स्पॉट्स है। बांग्लादेश कम से कम एक ऐसा था, और शेख हसीना की लीडरशिप में ऐसा था कि भारत ट्रस्ट कर सकता था, लेकिन अब वो शेख हसीना भारत की मदद से पहले अगरतला आई और अब अगरतला से दिल्ली के सटे हुए गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में है। कितने देर रहेंगे या कितने दिन, ये समय बताएगा, क्योंकि जब तक यूके उन्हें असाइलम देगा नहीं, भारत ने लॉजिस्टिकल सपोर्ट का मदद दी है, ऑफिशियली सपोर्ट मांगा नहीं है, सपोर्ट हम दे नहीं रहे हैं वो दिल्ली से सटे गाजियाबाद। तो देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन फॉर टेकिंग आउट टाइम। थैंक यू सो मच।